के साथ आपकी फोटो दिखाई दी, क्या ये तस्वीर सही है? हाँ, क्यों नहीं। ये तस्वीर तो मैंने ही जारी की है और तस्वीर मियां नवाज शरीफ के साथ भी है और वहाँ के कई विपक्षी नेताओं के साथ भी है, पुराने प्रधानमंत्रियों और वहाँ के जो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी हैं। मैं 20 दिन रहा, सैकड़ों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई संस्थाओं में मेरे भाषण हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, और कई दलों के नेताओं ने 10-10, 20-20 नेताओं को बुला के डिनर किए और मेरे साथ बहुत खुला संवाद हुआ है पाकिस्तान के नेताओं का, विद्वानों का और पत्रकारों का। हाफिज सईद के साथ ये फोटो कब की है और कहाँ हुई थी आपकी मुलाकात? 2 जुलाई के सुबह, जिस दिन मैं भारत लौटा, सुबह 6 बजे का समय तय हुआ, फिर 7 बजे हम लोग मिले और करीब घंटा भर मेरी लंबी बातचीत हुई। ये मुलाकात कहाँ हुई? लाहौर में। ये भी अब सवाल उठेगा कि बातचीत क्या हो रही थी आप? हाँ, क्यों नहीं। मेरे तो कोई बात छिपी हुई नहीं है, सारी बात बिल्कुल खुली है। मुलाकात में कई प्रश्नों पर बातचीत हुई। सबसे पहले ये हुआ कि हाफिज सईद ने मुझसे पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी इतने खतरनाक हैं, वो आपके वजीर आजम बन गए हैं, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। तो उनको मैंने कहा कि आपका सोच सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान एक भी शब्द इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला है। हमेशा उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, राजा सबकी सेवा करे, ये धर्म राजधर्म बताया है। इसलिए नरेंद्र मोदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैदिक साहब, सवाल ये है कि आप जिससे मुलाकात कर रहे थे वो जिस अमेरिका ने भी उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम रखा है, भारत के लिहाज से भी वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है, क्या उसके साथ बैठने से पहले आपने ये नहीं सोचा? हाँ, आप क्या समझते हैं? ये बातें मुझे पता नहीं है, ये आप ही लोग जानते हैं। क्या मुझे ये सब बातें पता नहीं है? क्या आपको ये पता नहीं है कि जनरल मुशर्रफ ने करगिल युद्ध किया था? क्या आपको ये पता नहीं कि उसमें भारत का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था? क्या ये पता नहीं कि उसमें हमारे हजारों लोग हताहत हुए थे? फिर मनमोहन सिंह जी ने मुशर्रफ से बात क्यों की? अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके मुशर्रफ से मुलाकात क्यों की? उसके निमंत्रण पर पाकिस्तान क्यों गए? ये बताइए कि महाभारत युद्ध के बाद, सूर्यास्त के बाद रोज धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से बात क्यों करते थे? दुर्योधन से बात क्यों करते थे? चीन और अमेरिका ने परमाणु युद्ध तक की तैयारी कर रखी थी, फिर भी पोलैंड में 16 साल तक उनकी बातचीत क्यों चली? और जहां तक मेरा सवाल है, सारे दक्षिण एशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनके देशों के लगभग सभी लोगों से मेरा सीधा संपर्क है। मैं नवभारत टाइम्स और पीटीआई भाषा का संपादक रहा हूँ। सारे दक्षिण एशिया के नेता, प्रधानमंत्री, सब लोग मुझे जानते हैं। आप देखें कि नेपाल में प्रचंड, जिन्होंने कितनी हिंसा की और जिनके खिलाफ बराबर में लिखता और बोलता था, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बम का जवाब बम नहीं हो सकता है, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती है, आतंक का जवाब आतंक नहीं हो सकता है, बातचीत हो सकती है। बातचीत से रास्ता निकल सकता है। क्यों नहीं। हाफिज सईद ने जितने तर्क दिए वो सब मैंने काट दिए। और हाफिज सईद को, मुझे ऐसा लगा कि शुरू में बातचीत में काफी तनाव था उनकी और मेरी बातचीत, लेकिन घंटे भर की बातचीत के बाद हाफिज सईद इतने नरम पड़े कि कहने लगे कि क्या आप भारत से मेरे रिश्ते को नहीं जानते? मैंने कहा मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं कि आप कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ के हैं, लेकिन आपका उच्चारण देख के मुझे लगता है कि आप शुद्ध पंजाबी नहीं हैं। बोले मैं रोपड़ का हूँ। नहीं, मैंने उनसे कहा आपका तलफ़ुज़ कुछ बिहारी मालूम पड़ता है। तो बोले हाँ, मैं बिहार का हूँ, मैं रोपड़ का हूँ। मैंने कहा रोपड़ तो बिहार में नहीं है, रोपड़ के किसी गांव का हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप या तो हरियाणा के होंगे या आप पंजाब के होंगे। तो बोले उनको कुछ खास पता नहीं था कि पंजाब में है कि हरियाणा में है। कहने लगे मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई और हम लोग वहाँ से भागे पार्टीशन के वक्त। फिर 48 में मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। तो आप ये न समझें कि हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक नहीं है। हम दोनों मुल्कों के तहजीब और तमद्दुन, सभ्यता और संस्कृति एक ही है। तो मैंने कहा फिर आपने तशद्दुद का रास्ता क्यों अख्तियार किया है? आपने हिंसा क्यों फैलाई? हिंदुस्तान के कोने कोने में
आपके नाम से बदनामी, और लोग ये सोचते हैं कि क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है कि जो इतनी दहशतगर्दी फैलाए चारों तरफ और खुलेआम फैलाए, जिसके सिर पर करोड़ों रुपए का एक प्रकार से पुरस्कार रखा हुआ है। तो उसने कहा कि आपको ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैंने कहा यूएन को भी गलत धारणा है, अमेरिका को भी गलत धारणा है, भारत सरकार को भी गलत धारणा है। बोले बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कैसे गलत? भारत सरकार ने सबूत दिए हैं कि जी हमलों का मास्टरमाइंड वो सब बताया मैंने उनको। मैंने उसको कहा कि क्या ये तीनों सरकारें, और यूनाइटेड नेशंस तो सरकारों की सरकार है, विश्व सरकार है एक मायने में, उसने आपको आउटलॉ घोषित किया हुआ है, आपको एक क्रिमिनल की दर्जा दे रखा है, और 60 करोड़ रुपए का पुरस्कार आपके सिर पर रखा हुआ है। तो ये सब लोग पागल हैं क्या? तो बोलते हैं इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा आप कैसे सिद्ध करते हैं प्रमाण नहीं है? ढेरों दस्तावेज हैं। बोले लाहौर के हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, मुझे गिरफ्तार किया गया था। तो मैंने कहा आपको गिरफ्तार किसने किया? पाकिस्तान की सरकार ने किया ना। तो बोले नहीं, वो आसिफ अली जरदारी की सरकार थी और उनका गृह मंत्री रहमान मलिक मेरा व्यक्तिगत दुश्मन था, इसलिए उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया, और उससे भी ज्यादा अमेरिका का दबाव था, आपसे वो रिश्ते सुधारना चाहते थे, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे तंग कर रहे थे। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले पूरे लाहौर कोर्ट ने एक बड़ी पूरी बेंच बैठी और उसने मेरे वकीलों को बाहर निकाल दिया, सरकारी वकीलों से सलाह मशवरा किया, उसके बावजूद मुझे बरी कर दिया। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मुझे फिर दोबारा रहमान मलिक ने अरेस्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ा, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने बहस चलाई, उसने भी मुझे बरी कर दिया। जब मुझे 2 बड़ी अदालतों ने बरी कर दिया, फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं अपराधी हूं, मैं जालिम आदमी हूं? मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या अदालतें हमेशा इंसाफ करती हैं? वो कानून का तो पालन करती हैं, लेकिन वो हमेशा इंसाफ करें जरूरी नहीं है। क्या उन्होंने ये माना कि भारत के खिलाफ किसी साजिश में या चाहे लश्कर को नहीं सपोर्ट करना हो? नहीं, वो उन्होंने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। और मैंने भी ये उनसे कहा कि इसके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदालतों ने क्या कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली फर्क इससे पड़ता है कि आप अल्लाह परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हो कि नहीं, नैतिकता के अस्तित्व में विश्वास करते हो कि नहीं। हमारे यहाँ बोफर्स का मामला आज तक सिद्ध नहीं हुआ, कितनी रिश्वत दी गई, किसने दी, किसने ली, आज तक अदालतें सिद्ध नहीं कर पाई। तो ये क्या ये मुलाकात हाफिज सईद से होनी थी इसलिए गए थे आप? नहीं, मैं इसलिए गया था कि पुराने विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने एक भारत पाक संवाद रखा हुआ था। उसमें मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, कुछ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, भारत पाक मामलों के कई विशेषज्ञ और भाजपा के जो पहले विदेश नीति विभाग के अध्यक्ष थे झा साहब, जो अंडमान निकोबार में भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, हम सब लोग गए थे। और उधर से 3 पुराने मंत्री, वहाँ के 2 सेनापति, वहाँ के ISI के चीफ और वहाँ के कई सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे। पूरे दिन भर हमने बहस की। पिछले 45 साल में मैं बराबर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जाता रहता हूँ। वो मेरा अध्ययन का क्षेत्र है, मेरा PhD अफगानिस्तान की विदेश नीति पर है। पिछले 45 साल में आपसे कहता हूँ कि ऐसी शांत, व्यवस्थित, अनुशासित बहस कभी हुई नहीं। एक शब्द किसी ने ऐसा नहीं बोला पाकिस्तान की तरफ से कि हम लोग उन पर टूट पड़ते हैं या हमको इतना बुरा लगता है कि हम लोग वहां से उठ के चले आए। हाफिज सईद से मुलाकात कैसे हुई और किन परिस्थितियों? हाफिज सईद, मुझे पाकिस्तान के जितने पढ़े लिखे लोग, टेलीविजन देखने वाले लोग, अखबार पढ़ने वाले लोग सब मुझे जानते हैं, क्योंकि वहाँ के कई अखबार मेरे लेखों का जो यहाँ छपते हैं वो वहाँ अनुवाद करके छापते हैं। और टेलीविजन चैनल जब भी मैं जाता हूँ तो ऐसा उनका कहना है कि प्रधानमंत्री तो हर देश में है, लेकिन वेद प्रताप वैदिक तो एक ही है साउथ एशिया। सारे लोग मुझे इंटरव्यू करते हैं, लगभग हर चैनल मुझे इंटरव्यू करता है। तो पिछले साल एक नामी गिरामी एंकर मुझे इंटरव्यू कर रहा था, अचानक उस इंटरव्यू के बीच एक दाढ़ी वाले सज्जन आ गए, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है। उन्होंने मेरी बात का विरोध किया, मैंने भी उनके तर्क से जवाब दे दिया। फिर मैंने एंकर से पूछा कि ये कौन साहब है, तो उन्होंने कहा ये हाफिज सईद है। उसके बाद 1-2 लोगों ने कहा कि हाफिज सईद से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनका तर्क काटा। तो मैंने कहा मेरी कोई खास इच्छा भी नहीं है और मिलके मैं क्या करूँगा, जैसा वो करते हैं सारा काम, जिस तरह से भारत में बदनामी है उनकी, मेरे मिलने से क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा नहीं, आपको बात करनी चाहिए, आपकी बात सब लोग सुनते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सारे बात सुनते हैं। आसिफ अली जरदारी ने
मेरे लिए कराची में लंच किया, मैं लाहौर में था, स्पेशल जहाज की व्यवस्था की, मैं गया, उनसे बात हुई लंबी, और उन्होंने क्या कमाल की बात की कि हर पाकिस्तानी के दिल में एक छोटा सा हिंदुस्तान धड़कता है और हर हिंदुस्तानी के दिल में एक छोटा सा पाकिस्तान धड़कता है। तो मैंने उनसे कहा कि रिश्ते क्यों नहीं सुधारते, फिर ये घटनाएं आतंकवाद की खत्म क्यों नहीं करते। और इसी तरह से मियां नवाज शरीफ से भी पिछले साल मेरी बड़ी लंबी बात हुई, प्रधानमंत्री बनने के 2 दिन पहले। अब की बार भी मियां नवाज शरीफ से बात हुई, सरताज अजीज साहब जो उनके विदेश मंत्री हैं। लेकिन हाफिज सईद तक आप कैसे पहुंचे? हाफिज, मुझे पहुंचने की जरूरत नहीं थी। हाफिज सईद मेरे बहुत सारे इंटरव्यू देख चुका था, वो बहुत सारे मेरे लेख पढ़ चुका था। किसी एक पत्रकार दोस्त ने मुझसे कहा कि क्या हाफिज सईद से आप मिलना पसंद करेंगे। मैंने कहा अगर वो मिलना पसंद करे तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि हाफिज सईद का जो सोच बना है भारत के खिलाफ, वो क्यों बना है, और क्या हाफिज सईद के दिमाग में जो फितूर है वो क्या बातचीत से उस पर कुछ प्रभाव डाला जा सकता है। और मैं जानना चाहता हूँ, और एक पत्रकार के नाते मैं तो सबसे मिलना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि श्रीलंका के जो LTTE के सबसे खतरनाक लोग थे, उन सबसे मेरा जीवन संपर्क था। भारत सरकार को ये पता था, सारे देश को पता था, क्योंकि कई इंटरव्यू उनके मेरे साथ छपे हैं उस जमाने में। इसी तरह से नेपाल के लोगों से, अफगानिस्तान के लोगों से। अफगानिस्तान में जब हमारा जहाज हाईजैक हुआ था, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझसे कहा था कि आप उन लोगों से बात कीजिए, अफगानिस्तान में सब आपको जानते हैं। मैं यूनाइटेड नेशंस में था, मेरा भाषण वहाँ खत्म हुआ UN में, मैं लंदन आया, लंदन से जहाज पकड़ के तुरंत मैं भारत आया। और जब जसवंत सिंह जी उन 3 लोगों को लेके कंधार गए तो पूरे दिन भर प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा आप घर पे रहिए, अगर जसवंत सिंह जी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा कंधार। कंधार में आपके बहुत मित्र हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं, मैं उनसे बात करूँगा। यानी तालिबान जो हमारे बहुत विरोधी थे, उनका राजदूत न्यूयॉर्क में मुझसे बराबर मिलता है। आखिरी सवाल वैदिक साहब, हाफिज सईद की मुलाकात से आपको कोई एतराज नहीं रहा? मुझे तो किसी से भी एतराज नहीं होता है, मुझसे कोई भी मिल सकता है। एक पत्रकार के लिए सब लोग खुले होते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर का अस्पताल सबके लिए खुला होता है। जो भी आएगा उसका काम है, उसका धर्म है इलाज करना। पत्रकार का धर्म है सबसे बात करना, सबसे इंटरव्यू लेना। लोग वीरप्पन का इंटरव्यू लेते थे कि नहीं? लोग मुशर्रफ से बात किए कि नहीं, कि जिसने करगिल युद्ध चलाया? युधिष्ठिर से बात करते थे कि नहीं? दुर्योधन से युधिष्ठिर बात करते थे कि नहीं? कृष्ण का दिमाग खराब हो गया था कि दिन भर युद्ध लड़े और शाम को बात करे। मेरा निवेदन ये है कि शुरू में जो तनाव का वातावरण था हाफिज सईद से बात करते समय, जब तर्क हुए वितर्क हुए और मेरी दृष्टि को उन्होंने समझा, तो उसके बाद हाफिज सईद का रवैया बहुत बदल गया। वो मुझे आखिर में कार के पास छोड़ने के लिए आया और उसने कार का मेरा दरवाजा खोला और बोले आप बैठिए, बल्कि मेरे हाथ पे हाथ लगाया। मैंने कहा नहीं, आपको मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है, मैं इतना समर्थ हूँ कि अपने आप कार में बैठ सकूँ। मेरी सेहत आपसे भी अच्छी है, आप मुझसे छोटे हैं लेकिन सेहत मेरी आपसे भी अच्छी है। तो मेरा कहना ये है कि ये पूरा इलाका हमारा इलाका है, सब एक परिवार के लोग हैं, बड़े एक बहुत बृहद भारत परिवार है ये। इसमें जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम फौज और पुलिस को करना चाहिए, मैं उस काम से सरकार को मना नहीं करता हूँ, उसको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी सभ्यताओं में जो सरकार से ऊपर होते हैं, जो सारे लोगों से बात करना चाहते हैं, सब दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं उसी श्रेणी में, वरना मुझे सरकार में आने में कोई दिक्कत थी क्या? आज से जो आदमी 58 साल पहले गिरफ्तार हुआ हो, वो कभी भी अपनी सरकार बना सकता था। मैं अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में सरकार बना सकता था, दिल्ली में सरकार बना सकता था, लेकिन मैंने तो आज तक म्यूनिसिपैलिटी की मेंबरी भी स्वीकार नहीं की। क्यों स्वीकार नहीं की? इसके पीछे तर्क यही है कि मेरा काम नैतिक है, राजनीतिक से भी ऊंचा काम है, और उस काम की कोई सीमा नहीं है। जो मुझसे मिलना चाहे उसको मिलने की स्वतंत्रता है मुझसे।